Good morning student. Today we are going to attend the economic class. In the last video we have started the chapter number 10th of part B. Name of the chapter is employment and unemployment. In the last video we have done the employment topic. Now we are going to do the next topic, that is unemployment. Topic covered in this video, that is rural and urban unemployment. Second question is common type of unemployment across rural and urban areas, causes of unemployment, and next is economic and social consequences, and last is suggestions to solve the problem of unemployment. So student, we are going to start our first topic, that is rural and urban unemployment. In the last video we have done the define of unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो बंदा काम करना चाहता है और बंदे के पास एबिलिटी भी होती है काम करने के लिए, और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना पसंद करता है पर उसको जॉब नहीं मिलती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. First, we are going to do the unemployment in India, that is rural unemployment and urban unemployment. Rural areas में कौन सी unemployment होती है और urban area में कौन सी होती है? The first is in the rural area. The first is disguised unemployment, and second is seasonal unemployment. And in urban area, that first is industrial unemployment and second is educated unemployment. So unemployment in India, फर्स्ट वी हैव डन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. दोनों में दो दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट यू हैव डन, दैट डिस्गाइज इन सीजनल, इंडस्ट्रियल एंड educated unemployment. Now we are going to start first from the rural unemployment. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट आपने करना है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपने 10th क्लास में भी की थी. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितने बंदे हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमने लगाए हुए हैं और उनको अगर हम काम में से हटा भी देंगे, हमारी प्रोडक्शन के टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सपोज़ अगर एक लैंड के ऊपर रिक्वायर्ड कितने हैं 5, बट मैंने कितने लोग चाहिए मुझे 5, बट मैंने लगाए कितने हुए 10 वर्कर्स. कितने वर्कर्स लगाए हुए हैं? 10 वर्कर्स लगाए हुए हैं. जो 5 जो एक्स्ट्रा मैंने लगाए हुए हैं, अगर उनको मैं प्रोडक्शन से हटा भी दूंगी, मेरी प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिस इज़ कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट यू हैव टू राइट द डिफाइन एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ example. Now next is causes of disguise unemployment. What are the main principal causes? क्या कारण है जिस करके डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में होती है रूरल एरियाज़ में? फर्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम. फर्स्ट रीज़न क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली सिस्टम होने के करके सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक ही फार्म के ऊपर काम करते हैं और जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा उस पर लग जाते हैं, जिस करके हमारी इकॉनमी रूरल एरियाज़ में क्या होती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड है, जब हम ज़्यादा बंदे काम पे लगाएंगे तो पर पर्सन हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. हर बंदे को पूरा काम नहीं मिलेगा. सेकेंड, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. हमारे कंट्री में जो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने के करके जो पीपल है उनको कंपेल होता है कि उन्हें फैमिली का ही काम करना पड़ता है, जिस करके पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है. सो वी हैव डन द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डन द डिफाइन, then example and the 3 causes. The 3 causes are joint family system, the work will be shrink, and second is lack of third is lack of job opportunity. This you are going to कैसे आपने ये पॉइंट लिखना है? फर्स्ट आपने डिफाइन लिखनी है, देन उसकी एग्जाम्पल एंड देन 3, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स कॉजेज. नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजन अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादातर होती है. इसमें सिंपली क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? आपका एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, जिसमें जब ऑफ सीज़न होता है तो वर्कर क्या रहते हैं? आउट ऑफ जॉब रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता. द वॉल्यूम ऑफ सीजन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करती है मेथड ऑफ कल्टीवेशन. जैसा कल्टीवेशन है वह उतनी देर वो लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, बाद में वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे. और जो हम एक एस्टिमेशन लगाएं तो एक फार्मर है, साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करता है और वो 5 से लेकर 7 मंथ तक क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड रहता है. 5 to 7 मंथ्स क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड रहता है. और इन द रूरल एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होता, अदर सीजनल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे शुगर क्रशिंग होती है,
ये जो वर्कर इसमें इंगेज्ड होते हैं वो जब फ्यू मंथ्स काम करते हैं, जब काम होता है, और फिर रेस्ट ऑफ द पीरियड वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में ही फाइंड आउट होती है ज़्यादातर। क्यों होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन है, और ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न, जब सीज़न नहीं होता तो वर्कर्स आउट ऑफ जॉब रहते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए। द सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करती है उसके मेथड ऑफ कल्टिवेशंस के ऊपर। और एक हम एक एस्टिमेशन पे इट इज़ एस्टिमेटेड है कि एक जो फार्मर है साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करता है, वो जबकि जो कि यूजली 5 to 7 मंथ क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। और इन द रूरल एरियाज़ में जब जहाँ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, सीजनल ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे और अदर सीजनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे शुगर क्रशिंग होती है। जितने मंथ उनके पास काम होता है तो जितने मंथ वो काम शुगर क्रशिंग का होता है उतनी देर तक वो काम करते मिलता है उनको, और रेस्ट ऑफ द पीरियड वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, दो तरह की होती है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज नेक्स्ट इज नाउ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये क्या, इट इंक्लूड दोज इलिटरेट पर्सन, जो इलिटरेट पर्सन है, जो विलिंग टू वर्क है, वो काम करना चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट ट्रेड में, ये और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वो सारे क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड, मतलब वहाँ पे आके इनको काम नहीं मिलता। बेसिक जो मेन कॉजेज़ हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है, पहला फर्स्ट पॉइंट है कि रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, डे बाय डे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस करके जो लेबर की जो जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर काम उनके पास क्या होगा, हमारा कम होता जाएगा। सेकंड जो है इंडस्ट्रीज़ इन द अर्बन एरिया, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं काम के लिए, इन द सर्च ऑफ जॉब, बट उनको यहाँ पे आके काम नहीं मिलता, सो दे क्रिएट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो रूरल एरिया से लोग जब माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज़ में काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे आके उनको काम नहीं मिलता, तो दिस विल कॉज अ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो इंडिया इंडस्ट्रीज इन इंडिया है, वो ज़्यादा कर रिले मोर ऑन द लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा कर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की तरफ अडॉप्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादा लेबर की लोड नहीं पड़ती है, जिस करके इकॉनमी में क्या हो, जिस करके अर्बन एरियाज़ में क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जो इलिटरेट पीपल्सन है, जो काम करना चाहते हैं किसमें, इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा में। और द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी, फर्स्ट जो रैपिड राइज इन द पॉपुलेशन ओवर अ टाइम, सेकंड जो रूरल एरिया से पीपल माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज़ में इन द सर्च ऑफ जॉब, बट उनको यहाँ पे आके काम नहीं मिलता। दूसरा जो इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर रिलाइंग मोर ऑन द लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, और लेबर से ज़्यादा वो किसकी तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, दिस लिमिट्स ऑफ लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री के सेक्टर, और उससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लेबर की लोड क्या है, कम है, सारा काम मोस्टली किससे हो जाता है, हमारा मशीन से, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इट इज़ अ प्रॉब्लम स्प्रेड जो है कि ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री में है, और ये सीरियस थ्रेट और सोशल पीस और हारमनी को है। इससे क्या आता है, हमारी इकॉनमी में सोशल अनरेस्ट आ जाता है, पीस और हारमनी के लिए फ़र्क है, क्योंकि अगर किसी बंदे को काम नहीं मिलेगा तो वो गलत काम करेगा, जैसे थेफ्ट करेगा, क्राइम करेगा, जिससे हमारी इकॉनमी की पीस और हारमनी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, फर्स्ट जो हमारे डे बाय डे हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ एजुकेटेड पीपल्स क्या है, वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे कंट्री में जितनी भी स्टडी है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं होती, वो डिग्री ओरिएंटेड है, जिस करके हम लोगों को जल्दी जॉब नहीं मिल पाती। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ लैग
और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कम है। पर जो एजुकेटेड लेबर्स की फ़ोर्स क्या है, वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिस करके इकॉनमी में क्या हो जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और ये जो प्रॉब्लम है वो ऑल अक्रॉस ऑल कंट्री पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है ये। और इससे सोशल अनरेस्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोग चोरी करेंगे, थेफ्ट करेंगे, जो कि हमारी पीस और हारमोनी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। द मेन जो कॉजेज़ है, फर्स्ट क्या है कि मेन कॉजेज़ क्या है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का, फर्स्ट कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे इंडिया में डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, जॉब ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या कम होती जा रही है, और एजुकेटेड लेबर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस यू हैव डन द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपने रूरल के 2 अनएम्प्लॉयमेंट्स करी हैं, डिस्गाइज एंड सीजनल, और अर्बन की 2 करी हैं आपने, कौन से, इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। कौन कौन सी 2 रूरल में भी मिलती है और अर्बन में भी मिलती है, कॉमन टाइप है ये। फर्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, जो वर्कर्स हैं जो विलिंग टू वर्क है और उनके पास एबिलिटी भी है, पर वो उनको काम नहीं मिलता। और ये जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, फुल टाइम अनएम्प्लॉयड होते हैं, और ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और जो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूजली कहाँ फाइंड आउट होती है, या तो एग्रीकल्चर में, या एजुकेटेड पर्सन, या दोज हु कम फ्रॉम द विलेजेस टू अर्बन एरिया इन दी सर्च ऑफ जॉब, बट उनको काम नहीं मिलता, मतलब माइग्रेट होके यहाँ अर्बन एरिया में काम करने आते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता। सो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बंदा काम करना चाहता है, उसके पास एबिलिटी भी है, पर उसको काम नहीं मिलता, और फुल टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहता है, और दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है ज़्यादातर, एग्रीकल्चर में, एजुकेटेड पर्सन में, या जो पीपल अर्बन एरिया में काम करने आते हैं, पर उनको यहाँ पे आके काम नहीं मिलता। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके 2 मेन कॉजेज है। फर्स्ट, चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो चेंज करने से क्या हो जाता है हमारी इकॉनमी में, मतलब कि लेबर की लोड कम हो जाती है, जिस करके इकॉनमी में क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया। सेकेंड रीज़न इज चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ सच which the certain industries are closed down and the worker are thrown out। जिससे क्या होता है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं और वर्कर्स को काम से हटा दिया जाता है। लेस डेवलप कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जो इंडिया है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के प्रोसेस में हिंड्रेंस करते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो एग्जिस्ट कहाँ करती है, बोथ एरियाज़ में, रूरल और अर्बन एरिया। ये नहीं है कि सिर्फ रूरल अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में भी फाइंड आउट होती है। सो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट के 2 ही मेन कॉजेज हैं, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब, जिसमें और फुल टाइम जॉब नहीं मिलता। ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द सम मंथ इन अ ईयर और सम आर एवरी डे। मतलब जिसको पूरा साल काम नहीं मिलता, या तो कुछ महीने काम मिलता, कुछ महीने काम नहीं मिलता, या दिन में कुछ घंटे काम करने को मिलते हैं, कुछ घंटे काम करने को नहीं मिलते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, टू काइंड्स की होती है। फर्स्ट इज विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। जो विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे हर एक कंट्री में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे 8 आवर्स फिक्स्ड है इंडिया में कि एक बंदे को कितने घंटे काम मिलना चाहिए, दैट इज़ 8 आवर। अगर उस बंदे को दिन में 4 घंटे काम मिल रहा है, 4 घंटे काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगा, विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे इफ़ एन MA डिग्री होल्डर हैज़ अ वर्क एज अ PN। MA पढ़ा हुआ इंसान को PN का काम करना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब पीपल वर्क फुल टाइम, बट उसकी इनकम जो होती है उसकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं मिलती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल में वर्किंग आवर फिक्स्ड है,
अगर 8 घंटे काम मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, अगर 8 घंटे काम नहीं मिल रहा तो वो क्या, अंडर विजिबल, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इनविजिबल में एबिलिटी के हिसाब से उसको प्रॉपर इनकम नहीं मिलती। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो वर्कर्स होते हैं वो दे यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो इन द सर्च ऑफ द जॉब, एक जगह से दूसरी जगह को चेंज करते रहते हैं बार बार इन जॉब के लिए। जैसे लेबर है वो 6 मंथ यहाँ पे अर्बन एरिया में काम करते हैं, 6 महीने रूरल एरिया में काम करते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में 4 साइकिल्स आते हैं बिजनेस के। आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक दिस इज़ अ बिजनेस साइकिल, this is a business cycle. First is this is boom, next this is recession and this is depression आ जाती है, और उसके बाद फिर क्या आता है इकॉनमी में, क्या आती है, रिकवरी। ये बिजनेस साइकिल हमेशा चलता रहता है, फिर से बूम आएगा, फिर से क्या आ जाएगा, बूम आ जाएगा, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन एंड देन रिकवरी। सो दिस बाय बिजनेस, दिस इज़ अ बिजनेस साइकिल। सो इन द बूम पीरियड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिस करके इकॉनमी में हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब बहुत अच्छा है, सारा काम अच्छा चल रहा है, सारा मतलब हर एक काम अच्छा चल रहा है, और इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ज़्यादा। दिस इज़ कॉल्ड बूम, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। उसके बाद क्या आता है आपका रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, जो लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, मतलब पैसा क्या हो जाता है हमारे कंट्री में, लोन और कैश, ये सारे फंड्स क्या हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, जिस करके हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है, मतलब कट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ कम होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ अ रिसेशन पीरियड। नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो फेस होता है, जिसमें डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, और जिस करके डिमांड कम होने करके हमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो ये पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन पीरियड। नाउ दिस इज़ द रिकवरी पीरियड। नाउ रिकवरी पीरियड में क्या होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिर से थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी, जिस करके हमारी कंट्री की डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारी कंट्री में फिर से रिकवरी, मतलब कंट्री में क्या आना शुरू हो जाएगा, रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द बिजनेस साइकिल। फर्स्ट इज बूम, दैट इज, सेकेंड इज रिसेशन, देन डिप्रेशन एंड देन रिकवरी। सो इन करके भी हमारी इकॉनमी में क्या आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरिया में भी मिलती है और अर्बन एरिया में भी मिलती है। फर्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल, देन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड नेक्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या कारण है जिस करके हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस क्वेश्चन के आपने 6 पॉइंट, कोई भी यानी 6 पॉइंट यू हैव टू लर्न इट। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकॉनमी में जो ग्रोथ रेट वो क्या है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इंडियन इकॉनमी क्या है, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, जिसमें ग्रोथ रेट क्या है, बहुत वेरी स्लो है। और जिस कंट्री में ग्रोथ रेट स्लो होती है, उस इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती है, कम होती हैं, और जो लेबर फोर्स क्या होती है, ज़्यादा। मतलब जो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, वो क्या ज़्यादा है, पर डिमांड क्या है, सप्लाई ऑफ साइज़ ऑफ लेबर जो है, साइज़ ऑफ लेबर क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, बट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो क्या है, कम है। मतलब जो काम करने वाले बंदे क्या हैं तुम्हारे पास ज़्यादा, पर आगे काम आपके पास नहीं है। वो किस कंट्रीज़ में होता है, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होती है, कम होती है। सेकेंड इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसका हमारे जो कि इट इज़ अ वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर है, जिस करके हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आती है। हमारी इकॉनमी के 12 प्लान्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, बट हमारा जो साइज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी कम नहीं हो रहा, ड्यू टू द राइज इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। क्या है हमारा, सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये आपने पीछे भी किया है। सीजनल का ऑक्यूपेशन मीन्स वो साल में एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं, जिस करके वो 5 to 6 मंथ क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं।
नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है हमारी कंट्री में. यूजली दे ग्रो वन क्रॉप अ ईयर, जिस करके और दे हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचर को, मतलब गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप. मतलब प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी ना होने के करके जॉब एग्रीकल्चर में भी क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होती है. नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम. ये आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम मीन्स जब इनको नहीं काम मिलेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू डिपेंड अपॉन द फैमिली मेम्बर, ताकि वो अदर फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो अपने डेली जो है अपना चला सके. ये ज़्यादातर ये क्या क्रिएट करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, क्या होता है ज़्यादातर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. so this is called joint family. This is also the main cause of unemployment in the country. Now next point you are going to do, that is limited mobility of the labor. Limited mobility of the labor means जो इंडिया के जो लोग हैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा मूव करना पसंद नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि क्या रीज़न है, बेसिकली वैरायटी ऑफ फैमिली एज वेल एज सोशल कंस्ट्रक्ट. जैसे वहाँ पे जाके उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, रिलीजन की प्रॉब्लम आती है, कस्टम्स की प्रॉब्लम आती है, जिस करके वो ज़्यादातर अपना मूव करना वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव करना ज़्यादा पसंद नहीं करते. कि लेस मोबिलिटी करके उनको जो ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है. मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम, रिलीजन की प्रॉब्लम, इन सब की प्रॉब्लम के करके डर के करके वो ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को हेजिटेट करते हैं, जिस करके इकॉनमी में क्या आती है, अनएम्प्लॉयमेंट. सो ये दीज आर द 6 पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल consequences of unemployment. This is the next question. This is fourth question of unemployment, that is economic and social consequences of unemployment. First we are going to do the economic consequences. हमेशा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पैसे से रिलेटेड होती है. सो फर्स्ट इज़ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. अगर हम प्रॉपर मैन पावर की यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास तो हमें क्या होगा, वेस्टेज होगा, जिस करके लॉस ऑफ आउटपुट होगा. लॉस ऑफ आउटपुट होने से हमारी कंट्री हमें क्या नुकसान होगा, लो कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. जब मैन पावर प्रॉपर यूज़ नहीं करें तो आउटपुट में लॉस होगा तो पैसा कम आएगा. पैसा जब कम आएगा तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी. Owing to the disguised unemployment, there is a low level of productivity. Low productivity implies low rate of growth. So these are the economic consequences. पहला क्या होगा, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ आउटपुट, लो कैपिटल फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी. These are the economic consequences. Now next is social consequences. कौन से social consequences? फर्स्ट इज़ लो क्वालिटी ऑफ लाइफ. जिस इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, कम होगी, और लो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोग रह रहे होंगे. नेक्स्ट ग्रेटर अनइक्वालिटी होगी, रिच ज़्यादा रिच होते जाएंगे, पुअर क्या होते जाएंगे, ज़्यादा पुअर होते जाएंगे. इकॉनमी में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होती जाएगी, ज़्यादा. नेक्स्ट इज सोशल अनरेस्ट. सोशल अनरेस्ट मीन्स लोगों को काम नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, गलत काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री में सोशल अनरेस्ट, हमारी पीस और हार्मनी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा. नेक्स्ट इज क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल मीन्स देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ क्लासेस, हैव्स और हैव नॉट. मतलब रिच पुअर के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सोशल अनरेस्ट रहेगा, और आपस में क्या रहेगा, हमेशा कन्फ्लिक्ट. सो दीज आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ नेक्स्ट question that we are going to, last question of this topic is, that is suggestions to, the last question of this chapter is of unemployment, that is suggestion to solve the problem of unemployment in India. First point is increase in the production.
तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को में भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट करनी पड़ेगी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इनकरेज करना पड़ेगा। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज करने के बाद हमें फॉरेन ट्रेड को भी क्या करना पड़ेगा? इनकरेज करना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्रेटर द प्रोडक्शन क्या होगा? ग्रेटर द प्रोडक्शन, ग्रेटर द डिमांड फॉर द लेबर। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। डिमांड फॉर द लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। हायर द प्रोडक्टिविटी जनरेट हायर प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देयरफॉर द ग्रेटर डिमांड फॉर द, और जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम लोग लेबर की डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मस्ट इम्प्रूव। हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की को हमेशा क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के भी आपने 6 पॉइंट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, एंड देन यू आर गोइंग टू डू दैट फोर्थ पॉइंट दैट इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। हम सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो बंदा काम करना चाहता है उनको हेल्प करनी चाहिए। इंडिया में 52.2% जो पीपल है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो मोस्टली जो दे आर इंगेज किस में? एग्रीकल्चर में है, और कुछ किस में एंगेज में? ट्रेड में, कॉटेज एंड स्मॉल कंस्ट्रक्शंस में, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुड प्रोवाइड द फैसिलिटीज़। क्या कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बेटर सीड्स, मैन्योर एक्सेट्रा। किसको करनी चाहिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इन दोनों को क्या करना चाहिए? इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड और अर्बन एरिया में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छी तरह कर सकें। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म। हमारी कंट्री के एजुकेशन रिफॉर्म्स को चेंज करना चाहिए। हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है? जो डिग्री ओरिएंटेड और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए। जो एजुकेटेड पर्सन जो है उनको उनके अंदर देशभक्ति की भावना को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो रूरल एरियाज़ में जाके मतलब कि काम करें। जैसे टीचर्स, डॉक्टर वहाँ पे जाके भी अपना काम करें वहाँ पे। और जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स टू बी गिवन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप देयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, उनको भी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस शुड ऑल्सो भी एक्सपैंड। जो इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉयमेंट और इंफॉर्मेशन देते हैं या गाइडेंस देते हैं वो उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चले। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा, और हमें कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ को भी इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट ऑफ केरला है जो सेटिंग अप द टेक्सटाइल मिल्स ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस, जिसमें एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट कितने करता है? ₹500, while the rest of the capital was provided by the government. Such initiative should be encouraged. ऐसे छोटे छोटे काम गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए? इनकरेज करने चाहिए कि छोटे छोटे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज मिलके करें और गवर्नमेंट उनमें अपना शेयर डाल के उनको मदद करे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान। हमें जब भी प्लान बनाने हैं तब हमें ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स को के ऊपर भी फोकस करने चाहिए जिससे इकॉनमी में क्या हो? एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जैसे कंस्ट्रक्शंस, रोड्स, फ्लड कंट्रोल, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में काम शुरू करने चाहिए जिससे इकॉनमी में क्या हो? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। सो दिस इज़ योर 10th chapter. We have completed 10th chapter, employment and unemployment. We have completed the unemployment topic now. In the last video we have completed the employment, so we have completed the chapter number 10. So I'm going to send the questions of this chapter which you have do from this chapter.